सपना गाइडलिंग ने लिखा है, प्रणाम अनंतश्री। क्या ध्यान से ही हम प्रेम और प्रसन्नता को पा सकते हैं? सपना जी, ये क्या पाना वाना, क्या खोना वोना, क्या आना जाना। प्रेम तो बिल्कुल है दीवाना, उसको इनकी परवाह ही कहाँ। डीप सीक में जाना है, सीकिंग में जाना है गहराई में, तो ये पाना वाना छोड़ो। नहीं तो फिर प्रश्न जब हम ध्यान पे बोलेंगे तो उलट के ये भी पूछोगे कि क्या हम प्रेम से ध्यान को पा सकते हैं? अभी पूछा क्या ध्यान से ही हम प्रेम और प्रसन्नता पा सकते हैं? फिर कहें क्या हम प्रसन्नता से ही प्रेम को पा सकते हैं? पा सकते हैं। मनुष्य कुछ हमेशा पाना चाहता है। इस पाने के चाह में ही उसको बहुत से लॉलीपॉप लटका दिए जाते हैं। उसको बुद्धत्व पाना है, उसको समाधि पानी है, उसको ज्ञान पाना है, उसको पाना है। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसको कुछ पाना वाना नहीं, परिपूर्ण है। क्या पाना? तो इधर से उधर, उधर से इधर जाना क्या? प्रेम है तो ध्यान तो आएगा ही साथ में। सिक्के का दूसरा पहलू है, प्रसन्नता तो आएगी ही, प्रसन्नता तो आएगी ही। तो एक प्रेम से भरा हृदय पाने से मुक्त हो जाता है। कुछ भी उसको देने आओ, वो नृत्य करता है, हंसता है, झूमता है। वो कहता है सब रख लो अपने पास, मुझे कुछ नहीं पाना। इस रास्ते से पाना, उस रास्ते से पाना। वो कहता है हम तो हर रास्ते पर उसको पा लेते हैं, हमें रास्ते कौन बताएगा? हम रास्ते नहीं पूछते। तो पाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। प्रेम का एक लम्हा भी अगर जिया है किसी ने और थोड़ी देर आंख बंद करके उधर लौटे, तो वो देखकर तुरंत अनुभव कर पाएगा कि सचमुच में उस समय कुछ पाना नहीं होता। सोच कर देखिए, अनुभव करके, आंख बंद करके किसी से कभी गहन प्रेम किया हो एक क्षण भी, और उस क्षण में उतरो तो इतना परिपूर्ण क्षण है, उसमें कुछ पाना नहीं, कुछ खोना भी नहीं। इतना परिपूर्ण है, इतना इटर्नल स्टिलनेस। ये पाने वाला जो वायरस अगर हमने अपने अंदर डाला ना, तो हमारा सारा एक्सप्लॉयटेशन होना है। फिर कोई ना कोई आकर हमको कुछ पाने का रास्ता दिखाएगा कि अच्छा ये पाना है। फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले तो पाना सिखा ही रहे होते हैं, ये करोगे, ये बेचोगे, 3 कस्टमर बनाओगे, 3 के 6 बनाओगे, फिर उसमें ये मिलेगा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वाले आ जाएंगे, वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे करोगे, ये सब करोगे तो ये पालोगे। फिर भक्ति वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे ये जपोगे, ये करोगे तो ये पालोगे। इतना जाप कर लोगे तो ये मिल जाएगा। फिर ध्यान वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे ध्यान कर लोगे, जम के लग के ध्यान कर लोगे 3-4 महीने तो बुद्धत्व तो पा जाओगे। फिर कोई और आ जाएगा कि नहीं, ये नहीं तो ये पालो। पाना एक वायरस है। प्रेमी पाने से मुक्त है, पाया हुआ ही है। प्रेमी पाया हुआ ही है। वो अपने पाए पर चलता है, इसीलिए पाया हुआ है। पाया जानते हैं ना, पैर को कहते हैं। तो प्रेम का अपना ही पाया है, किसी दूसरे का पाया थोड़े ढूंढने जाता है प्रेम। तो अपने पाए पे चलता है, अपने पाए पे चला, दूसरे के पाए की परवाह क्यों करेगा वो? तो जो गहरे खोजी हैं, उनको इस पाने के वायरस से हमेशा मुक्त हो जाना है। ये क्षण पर्याप्त है, एब्सोल्यूट अल्टीमेट, कुछ नहीं चाहिए। प्रेम में डूबो, बस गहनतम प्रेम में डूबो, और फिर पूरा अस्तित्व ही हमसे संवाद करता है। हमारा पूरा जीवन ही आशीषमय होता है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम और आशीष जीवन में जब उतरता है
तो जीवन उत्सवमयता और उल्लास का एक अहर्निश प्रवाह बन जाता है और हम उसके बहाव का हिस्सा बन जाते हैं। कृपया कुछ कहें। उत्सव उल्लास का एक बहाव ही तो है प्रेम। प्रेम और आशीष जीवन में उतरे तो पूरा जीवन नृत्य में हो उठता है। पूरा जीवन एक गहरे नृत्य से, उत्सव से भर जाता है। इसीलिए तो प्रेमी नाचते गाते उत्सव मनाते हैं, परवाह नहीं करते किसी चीज की। अगला पल क्या होगा क्या नहीं होगा हमें तो कुछ पता नहीं। ये पल पर्याप्त है, ये क्षण पर्याप्त है। इस क्षण में हम पूरी तरह डूबते हैं। जो इस क्षण में पूरी तरह डूब गया तो प्रेम में भी डूब गया। प्रेम इसीलिए विशुद्ध वर्तमान की स्थिति भी है। इस तरह से भी प्रेम को देखें। प्रेम कोई भविष्योन्मुख, फ्यूचर ओरिएंटेड चीज नहीं है। जो लोग प्रेम को भविष्य में शिफ्ट करते हैं, कल देखेंगे प्रेम को, आज तो पहले उपद्रव को देख लें, तो उनके जीवन में उपद्रव ही रह जाता है। प्रेम तो अपना काम करता नहीं। प्रेम को अभी और यहीं पकड़ना है। प्रेम क्षण से बाहर हो ही नहीं सकता। प्रेम हमारे अतीत और भविष्य पर फैला हुआ हो सकता है, लेकिन वो अतीत और भविष्य की परवाह नहीं करता। तो इसलिए हम उसके बहाव के हिस्से हैं। बहाव शब्द भी सुंदर है ना। बहाव, प्रवाह, फ्लो हमेशा वर्तमान में ही होता है। कोई भी बहाव कभी भी फ्यूचर में नहीं होता, कभी भविष्य में नहीं होता कि आज बहेंगे तो कल अलग तरह से बहेंगे। हम आज बहेंगे तो अभी बहेंगे, अभी ही बह रहे हैं। इसी तरह से हमेशा ज्ञान भविष्य में होता है। अभी कुछ सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, रिट्रीट करेंगे या कुछ और करेंगे, मनन करेंगे, तो हम बहाव में प्रेम के उतर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। प्रेम के बहाव में तत्क्षण ही उतरेंगे। तो इसीलिए वर्तमान के क्षण को पकड़िए और उसमें रहिए। प्रेम के लिए कोई स्थगन, पोस्टपोनमेंट नहीं है। स्थगन कभी मत करिए। जीवन में जब भी कोई सुंदर मौका आए, स्थगित मत करिए, पोस्टपोन मत करिए। विष्णु प्रसाद जी लिखते हैं, प्यारे गुरुदेव, क्या यह सृष्टि प्रेम ही प्रेम का प्रवाह है? प्रेम इतना दिव्य, पवित्र, प्रसन्नता और शांति का द्वार है, तो फिर प्रेम में इतनी पीड़ा और वेदना, आंसू क्यों हैं गुरुदेव? कैसे हम पवित्र प्रेम के पात्र बने गुरुदेव? प्राथमिक चीज विष्णु जी, कैसे प्रेम में होता ही नहीं। पात्र हैं, अब और क्या पात्र बनेंगे? प्रेम ने हमको चुन लिया, हम प्रेम के पात्र हो गए। और प्रेम हमेशा पवित्र ही होता है। लेकिन जो पूछा है कि जब प्रेम इतना शांति और प्रसन्नता का संवाहक है, तो पीड़ा और वेदना क्यों आती है? तो ये हमने कब तय किया कि पीड़ा और वेदना प्रसन्नता और शांति के विरोध में है? पीड़ा और वेदना भी शांति, प्रसन्नता, समस्वरता की चादर में टके हुए कुछ सितारे हैं, कुछ शेड्स हैं, कुछ कलर्स हैं। जो पीड़ा और वेदना से भागा वो कभी प्रेम में डूबा ही नहीं, क्योंकि उसने तो फिर जो प्रेम की गहराई में उतरने की चीजें हो सकती थी, उन्हीं से वंचित रह गया। प्रेम एक अलग किस्म की वेदना लेकर आता है, लेकिन ये वेदना हमेशा कुछ नया जन्म देने की होती है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर अनगढ़ पत्थर से एक सुंदरतम मूर्ति को गढ़ रहा होता है। इसीलिए प्रेम के हाथों में छेनी और हथौड़ा भी होता है। हमारा जीवन अनगढ़ पत्थर जैसा है, तो प्रेम बीच बीच में थोड़ा काट छांट देता है, थोड़ा तराश देता है। इस तराश देने से परेशानी कहां है? हम चाहते हैं कि वो अद्भुत कलाकृति, अनुपम कलाकृति हमारे भीतर से निकले, और हम प्रेम को इतना अख्तियार भी नहीं देंगे, इतना अधिकार भी नहीं देंगे कि थोड़ी छेनी हथौड़ी भी चला दे वो। प्रेम को अगर हमने ऑन ड्यूटी रखा हुआ है, तो थोड़ा काटेगा छांटेगा, तभी तो मूर्ति बनेगी, तभी तो अनगढ़ पत्थर एक
साकार बनेगा, एक कलाकृति बनेगी। वृक्षों को भी देखिए, जब हम अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं तो थोड़ा काट छांट देते हैं, थोड़ा ट्रिम कर देते हैं, जिससे उनका विकास अच्छा हो, अच्छी चीजें आए। तो इसी तरह से प्रेम के अपने ढंग ढांचे हैं, प्रेम के अपने सांचे हैं, जिसमें वो हमको ले जाता है। तो इसीलिए वो पीड़ा और वेदना आती है। लेकिन कभी गौर से देखें कि प्रेम की वेदना में भी कितना आनंद होता है। आम व्यक्ति के जीवन के आनंद में भी उतना आनंद नहीं होता जितना प्रेम की पीड़ा में आनंद होता है। विरह भी कितना रसमय होता है, कभी प्रेम करके कोई जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम में डूबा ही नहीं, तो न उसने प्रेम का रस जाना, न विरह का रस जाना। विरह भी रसमय है। वो जो मिलन की आकुलता है, मिलन की अभिप्सा है, मिलन की तैयारी है, आगे बढ़ने की, उड़ने की तैयारी है, वो सब प्रेम को और सुंदर बना देती है। अब कोई पूछे कि प्रेम है तो ये विरह क्यों आया, बीच में विरह क्यों आया? विरह ने उसको और खूबसूरत बना दिया और सुंदर बना दिया। तो उसको और सुंदर होना है, इसलिए ये सब आएगा। आंसू, प्रेम में आंसू ही ना हो तो फिर क्या मजा? प्रेम में मुस्काने भी हैं, प्रेम में आंसू भी हैं। प्रेम के बादल तो घिर गए थे, उसका तो हमने स्वागत किया कि प्रेम के बादल घिर गए, बरसेंगे कहां बेचारे। तो प्रेम के बादल अक्सर आंखों से बरस जाते हैं, आंसू नहीं है। प्रेम के बादल घिरकर आंखों के रास्ते बरस रहे होते हैं। इसीलिए प्रेम से गिरे आंसू बेशकीमती मोती जैसे होते हैं, उनका मोल कोई दे नहीं सकता। वो बादल बरस रहे, बरसने का मौका तो देना चाहिए। बादलों को घिरने का मौका दिया, बरसने का मौका नहीं देंगे, कहां जाएंगे बादल बेचारे। प्रेम में आंसू भी आएंगे, मुस्काने भी आएंगी, प्रेम में हंसी भी होगी, प्रेम में रुदन भी होगा। प्रेम एक व्यापक घटना है। प्रेम सारे विपरीत ध्रुवों को संभाल लेता है। प्रेम सारी विपरीतताओं को संभाल कर नृत्य में होता है। प्रेम एकांगी नहीं है, प्रेम सर्वांगी है, सर्वांगीण है, टोटल है, समग्र है। कटा छटा नहीं है प्रेम, समग्र है, इसीलिए उसमें समग्र की अनुगूंज होगी। प्रेम में फुलनेस भी होगी, प्रेम में एम्प्टीनेस भी होगी, प्रेम में रिक्तता भी होगी, प्रेम में भराव भी होगा। तो प्रेम है तो सारे रंगों को इजाजत देनी पड़ेगी, आंसुओं का स्वागत करना पड़ेगा, पीड़ा के लिए वंदनवार सजाने पड़ेंगे, कहना पड़ेगा आओ। तभी तो हम देखेंगे कुछ दिनों में हम एक अनुपम कलाकृति में बदल गए। प्रेम के यही ढंग है, कैसे पूछता ही नहीं। शिल्पा जैन ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, अनहद नाद साधना में कैसे उपयोगी हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्यों करना है उपयोग अनहद नाद का? अनहद नाद है तो अपना काम करेगा जो उसको करना है, हमें उसका उपयोग क्यों करना है? साधना में उसका उपयोग करना है। हमें तो अनहद नाद की फिक्र भी नहीं करनी है, उसकी परवाह भी नहीं करनी है हमको। नाद आए जाए, रिक्तता आए जाए, भराव आए जाए, हम इनकी परवाह नहीं करते। एक साधक, एक प्रेमी, सब नाद उसके लिए अनहद नाद ही है। अनहद नाद को कोई विशेष नाद समझकर अगर हम जाएंगे तो मुश्किल होगी। थोड़ा इसके शब्द के और रूट में जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। सही ढंग से भारत में हम इसको कहते हैं अनाहत नाद। और अनाहत शब्द का अर्थ क्या है? जो आहत नहीं करता, जो आहत नहीं होता। हम ऐसी अवस्था में जब हों, जब हम न किसी की वाणी, किसी की भंगिमा, किसी के विचार, किसी की क्रिया से आहत ना हो, और जब हम किसी को अपने मन वचन कर्म किसी भी तरह से सूक्ष्म स्थूल से हम आहत ना करें, तो हम अनाहत स्थिति में हुए। और इस अनाहत स्थिति से जो अनुगूंज उठेगी जीवन में, वो अनाहत नाद है। अनाहत नाद ऐसा थोड़ा है जो कान बंद करके सुनेंगे लोग। कई लोग ओंकार का नाद सुनने का अभ्यास भी करते हैं ना,
वो एक गूंज जो कहीं पीछे सुनाई देती है। सुन भी लिया उसको तो क्या सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया। कितने लोग सुने घूम रहे हैं, सुनकर सुन्न हुए घूम रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं सुनना है जिसमें हम सुन्न हो जाएं। अनाहत स्थिति में पहले आए, थोड़ा प्लेफुल हो, थोड़ा खेलपूर्ण हो जीवन में, सहज हो, और फिर हम देखेंगे उस अनाहत स्थिति से जीवन में अनेक अनेक अनुगूंजें उठ रही। वो सब अनाहत नाद है। ये जो हम वार्तालाप कर रहे हैं ये भी अनाहत नाद है, क्योंकि ये पूर्णतया अनाहत केंद्र से उठा है। अनाहत नाद है, वो कोई अलग नाद नहीं होता अनाहत नाद। इसलिए उसको अलग से उपयोग में लाने की कोई चेष्टा हमको करनी भी नहीं, ना हमें उस तरह से उसको खोजना है, क्योंकि उस तरह से उसका कोई मूल्य भी नहीं, कोई प्रासंगिकता भी नहीं। कुसुम ने लिखा है, अनंत श्री नमन, आपने परसीव्ड और एब्सोल्यूट रियलिटी के अलावा एक और आयाम की बात की है, टोटल या अल्टीमेट रियलिटी, जिसे आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी से परे भी बताते हैं, लेकिन टोटल एंड अल्टीमेट भी कहते हैं। फिर आप ये भी कहते हैं कि उसको अनुभव करके नहीं, सिर्फ देख कर वापस वहां से लौट कर आया जाता है। अगर बचपन की उस कहानी को सुने, हाथी और 5 अंधों वाली, हाथी रस्सी के जैसा नहीं है, वो उसकी पूंछ है, खंबे के जैसा नहीं, वो उसके पैर हैं, लेकिन हाथी न रस्सी है न पूंछ, हाथी पूरी तस्वीर है। तो क्या ये अल्टीमेट वो पूरे हाथी को देख लेना है क्या? सीकर को उसको भी जानना होता है अंतर यात्रा के पड़ाव पर, एब्सोल्यूट रियलिटी को विस्तार देने के लिए। अनुभव के बिना परसेप्शन का विस्तार सिर्फ ज्ञान श्रवण से कैसे हो सकता है? अगर रसगुल्ले का स्वाद न चखा हो तो दूसरे के कितना भी समझा देने के बाद भी उसका स्वाद कल्पना ही तो होगा। बेशक कुसुम जी रसगुल्ले का स्वाद नहीं लिया, दूसरा कितना भी समझाए वो कोई मतलब नहीं होगा, उसका वो टेढ़ी खीर जैसा ही मामला होगा कि भाई हमारे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो अनुभव तो लेना ही पड़ता है। ज्ञान श्रवण, अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना पढ़ाना, इनसे ही बात कहाँ बनती है। हमको उतरना पड़ता है जीवन में। तैरने के लिए भी तो नदी में जाना ही पड़ता है। तैरने पर कितनी भी किताबें पढ़ लें, पानी में उतरे बिना तो तैरेंगे नहीं। तो अनुभव परसेप्शन को विस्तार देता है। श्रवण हो, ज्ञान हो या जो भी अध्ययन हो, वो उसको एक्सेलरेट करता है। उनका व्यर्थ नहीं है, वो उसको एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन फिर उसको जीना पड़ता है। अब प्रेम पर मैं इतना बोल रहा हूं, इतने प्रेम सूत्र, इतनी प्रेम की बातें, लेकिन कोई इनको केवल याद करके बोलने लगे तो प्रेम को तो नहीं जान पाएगा ना। प्रेम के लिए तो उसे अपने द्वार दरवाजे खोलकर प्रेम में डूबना पड़ेगा, प्रेम में होकर उसे देखना पड़ेगा। जैसे भी वो प्रेम में होना चाहे उस तरह से उसको देखना पड़ेगा प्रेम में होना। तो अनुभव में जाना पड़ता है। और जो हाथी वाली बात कही, अल्टीमेट रियलिटी, हाँ सच बात है, वो हमारे परसेप्शन के बढ़ते बढ़ते हमारा उस जो वास्तविकता है उसकी तरफ बढ़ना होता है। पूंछ, कान, टांग सब देखी, वो सब होता है। तो हम पूरा हाथी देख लेते हैं, वो हो जाता है हमारी वास्तविकता, एक्चुअल रियलिटी। लेकिन जिसको मैंने परम एब्सोल्यूट रियलिटी कहा है, ए टोटल अंडरस्टैंडिंग, इन शब्दों से कंफ्यूज ना हो, अल्टीमेट, टोटल, परम, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। मैंने जो शब्द उपयोग किया था, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हमारा जो समझ का दायरा है वो कितना भी बड़ा कर सकते हैं। हम हाथी के हाथ, पांव, पूंछ, कान देखते हुए एक दिन उसको पूरा भी देख सकते हैं। वो सब इंटेलेक्चुअल के दायरे में आता है। परसीव्ड रियलिटी जो है हमारी, वो बढ़ती जाती है परसेप्शन के बढ़ने के साथ। फिर आप बात करें टोटल अंडरस्टैंडिंग या टोटल रियलिटी, भी शब्द यहां पर उपयोग कर लें। वो है, हाथी तो देख लिया गया था, लेकिन टोटल अंडरस्टैंडिंग या टोटल रियलिटी हाथी की सवारी करना। अब हाथी दिख गया, अब हाथी के ऊपर सवारी होगी, हाथी के साथ दोस्ती होगी। अब इसके लिए हाथी भी तैयार हो
और हाथी पे सवार करने वाला भी तैयार हो, दोनों की तैयारी हो, वो एग्जिस्टेंशियल कंस्पिरेसी होगी। तो टोटल अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, हाथी देख भी लिया गया, हाथी से मैत्री भी हो गई और अब हाथी की सवारी भी हो गई, वो टोटल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी परसीव्ड रियलिटी को स्टेप बाय स्टेप इनहेंस करती है, बढ़ाती है। तो देखना, सुनना, पढ़ना ये सब बेमानी नहीं, इसके अपने अपने फायदे हैं, अपने लाभ हैं, क्योंकि धीरे धीरे परसीव्ड रियलिटी का दायरा बड़ा होता जाएगा और वो जो है वो हमें वास्तविक वास्तविकता के नज़दीक लाएगा। और अगर हम बहुत ज़्यादा उस दायरे को विकसित करेंगे तो एक दिन हम उसको देख भी लेंगे। लेकिन चूंकि इतना व्यापक है वो, तो उसको एब्सोल्यूट रियलिटी तो हम नहीं कहेंगे। एब्सोल्यूट के लिए मैंने यही कहा था कि वो अज्ञेय है, उसको कभी जाना नहीं जा सकता। हाथी दिख जाना और हाथी की सवारी कर लेना भी संभव हो जाएगा, लेकिन हाथी क्यों है, हाथी कैसे है, हाथी का पूरे जगत से क्या जोड़ है, ये सब हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय के दायरे में चीजें चलती हैं। परसीव्ड रियलिटी ज्ञात के दायरे में चलती है, एक्चुअल रियलिटी जो है वो अज्ञात को भी ज्ञात में ले आती है, और टोटल रियलिटी अननोएबल, अज्ञेय के दायरे में चली जाती है। अर्थात दायरा बहुत व्यापक है, हमको अनुमान है लेकिन हम पूरा फिर भी जान नहीं सकते। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु, क्या प्रेम में उदासीनता भी एक तत्व है? क्या प्रेम कोई एक्टिव उदासीनता है और उदासीनता को पैसिव प्रेम की तरह भी देख सकते हैं? प्रेम उदासीनता की भी सहमति देता है, प्रेम उदासीन होने की, उदास होने की भी सहमति देता है, उसकी भी इजाजत देता है। तो प्रेम को एक तरह से कह सकते हैं कि वो जब उदासीनता हमारी सक्रिय हो गई हो, एक्टिव हो गई हो, तो प्रेम की तरह दिखाई देगी, और प्रेम पैसिव हो गया हो, थोड़ा इनएक्टिव हो गया हो, तो उदासीनता की तरह भी दिख सकता है। प्रेम के रंग अनंत हो सकते हैं, तो उसमें उदासीनता का रंग क्यों नहीं हो सकता? लेकिन कोई रंग ठहरा ही रहे हमेशा, तो सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि रंग तो बदलेंगे, रंग तो बहेंगे। प्रेम के रंग लहराते हुए हैं, प्रेम एक इटर्नल फ्लो है, एक चरम सक्रियता है, सारे रंगों को लेगा, उदासीनता के रंग को भी लेगा। लेकिन हम बरस दर बरस उदासीनता में ही डूबे रह जाएं तो प्रेम नहीं होगा, फिर वो प्रेम से बाहर कोई स्थिति हो गई होगी। लेकिन उदासीनता आई 2-4 दिन, फिर किसी और रंग में ढल गई तो चलता है, फिर कोई परेशानी नहीं। लेकिन उदासीनता लंबी खिंच जाए तो इस पर सोचना पड़ेगा। हालांकि प्रेम तब भी उसे स्वीकार करेगा कि लंबी खिंची तो भी क्या हुआ, बीमारी लंबी भी खिंचे तो क्या हुआ, स्वास्थ्य तो फिर भी प्रतीक्षारत रहता है, संभव है। लेकिन प्रेम हमेशा एक्टिव फ्लो है, ये ध्यान रखें। प्रेम के 2 ढंग हमने पिछली बार भी कहे थे, दिए की तरह जलना और मशाल की तरह जलना। लेकिन दिया कितना भी स्टिल क्यों ना हो, कितना भी स्थिर क्यों ना हो अपनी जगह पर, फिर भी प्रकाश तो फैला ही रहा है दूर दूर तक। दिया भी उदासीन नहीं है, और प्रेम सक्रिय होगा, मशाल की तरह भी होगा। ये 2 स्थितियां हैं, उदासीनता कहीं बीच में आती जाती है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार शायद प्रेम को और गहराई से देखने, मापने के लिए हमारे अंदर एक ठहराव की प्रक्रिया आती है, वो भी उदासीनता जैसी हो सकती है। उदासीनता हमारे परसेप्शन को एक्सपैंड करने का एक गैप भी हो सकता है, कि हम थोड़ी देर एक गैप में गए हैं, उस गैप से हम चीज़ों को शायद फिर और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, जी पाएंगे। उदासीनता के भी बहुत सारे कलर्स और फ्लेवर्स हो सकते हैं, लेकिन प्रेम में उदासीनता भी हो सकती है। पुरंजय ने लिखा है, नमन प्रभु, इज लव ए ब्रिज बिटवीन पर्सनल एंड इम्पर्सनल? क्या अनब्रोकन लव में पर्सनल और इम्पर्सनल के बीच भेद खत्म हो जाता है, या फिर भेद और स्पष्ट हो जाता है? निश्चित ही पुरंजय, प्रेम एक सेतु है पर्सनल और इम्पर्सनल के बीच।
प्रेम ही हमको वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक की तरफ ले जाता है। और फिर जो दूसरी बात पूछी है, क्या अनब्रोकन लव में पर्सनल और इम्पर्सनल के बीच भेद खत्म हो जाता है या फिर भेद और स्पष्ट हो जाता है? अगर पुरंजय हम ये कहें कि दोनों स्थितियां एक साथ हो जाती हैं तो भेद खत्म भी हो जाता है और स्पष्ट भी हो जाता है, तो ज्यादा सही उत्तर होगा। दोनों स्थितियां एक साथ होती हैं। जब पर्सनल की तरह बिहेवियर करना होगा, व्यवहार करना होगा प्रेम को, तो बहुत स्पष्ट होकर वो करेगा और उसका मूल स्वभाव इम्पर्सनल का ही बना रहेगा। तो मूल रूप में जो अनब्रोकन लव है, जो अखंडित प्रेम है, वो पर्सनल और इम्पर्सनल के बीच के बैरियर को समाप्त कर चुका है। जैसे ये ब्रिज भी कुछ ऐसा हो चुका है कि जैसे हमारे घर के तमाम कमरे हों। अभी तो हम 2-4 कमरे जानते हैं, मान लो हमारे घर में 20 कमरे हों, गलियारे हों बीच में, इधर से उधर जोड़ने वाली व्यवस्थाएँ हों। तो हर गलियारा, हर लॉबी, हर जो स्पेस है वो हमको इस कमरे से उस कमरे में जोड़ रहा है और हमको पता भी नहीं कहाँ से कैसे जुड़ रहे हैं। तो अनब्रोकन लव में सब इस तरह से जुड़ जाता है, एक ऐसा ब्रिज बनता है जो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जोड़ है। और दोनों स्थितियां एक साथ हैं, पर्सनल इम्पर्सनल की अल्टीमेट क्लैरिटी और पर्सनल इम्पर्सनल का अल्टीमेट फ्यूजन। दोनों स्थितियां एक साथ हैं। अनब्रोकन लव इसीलिए अनब्रोकन है, अखंडित लव इसीलिए अखंडित लव है, इसीलिए जादुई है, इसीलिए रहस्यमयी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हमारे पास चलने की ताकत पूरी तरह होती है, क्षमता होती है और चलने की मशीन भी पूरी तरह सक्रिय होती है, यानी कि हमारे पैर, या चलने के उदाहरण से इसको ले रहे, बाकी तो कोई भी और उदाहरण ले सकते हो। तो चलना कहाँ पर होता है? चलना कहीं छुपा तो नहीं होता है, घुटने में या कहीं और पैर के तलवे में। चलना एक पोटेंशियल जो उसकी पावर है उसकी तरह सन्निहित होता है और जब चलने की जरूरत होती है पैर चल जाते हैं। और जब चलते हैं तो बड़े सटीक चलते हैं, बिल्कुल नपे तुले सटीक ढंग से। कैलकुलेट करेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि हर पैर के उठने रखने में इतना जबरदस्त कैलकुलेशन होता है बॉडी माइंड का कि हम आश्चर्यचकित ही रह सकते हैं। इसका एहसास तब होता है जब हम सीढ़ियां कभी चढ़ रहे हों और हमारे बॉडी माइंड ने कैलकुलेट कर लिया हो कि एक सीढ़ी अभी और है और सीढ़ी नहीं है और हमने पैर बढ़ा दिया, तो पैर इतनी फोर्स से टकराता है कि कभी कभी तो फ्रैक्चर भी हो जाता है। इतना प्रिसाइज और इतना इमेकुलेट कैलकुलेशन हमारा बॉडी माइंड कर लेता है। तो कितना गणित है उसमें, कितनी प्रिसीजन है, कितनी स्पष्टता है। लेकिन जब हम नहीं चल रहे हैं, बैठे हैं या हम लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तब चलना कहाँ पर है? कहीं पर नहीं है। वो पोटेंशियलिटी की तरह, वो सामर्थ्य की तरह बस समाया हुआ है। तो इसी तरह से इम्पर्सनल और पर्सनल का सारा मसला है अनब्रोकन लव में, कि जब अनब्रोकन लव है, अखंडित प्रेम है और व्यक्ति से डील करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तो इम्पर्सनल में वो सारा पर्सनलाइजेशन एक सामर्थ्य, एक पोटेंशियलिटी की तरह डिसॉल्व्ड है। लेकिन जैसे ही मैं तुमसे बात करूंगा तो सारा पर्सनलाइजेशन उस सामर्थ्य की तरह निकल कर बाहर आएगा और जब मैं तुमसे बात करूंगा तो इतना प्रिसीजन होगा, इतना प्रिसीजन होगा कि तुमको लगेगा सारी कायनात में तुमसे ही बात हो रही है। और जब बात नहीं होगी तो बस एक फील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी सबमर्ज्ड इन द डोमेन ऑफ इम्पर्सनलनेस, इस तरह से वो चला जाएगा। तो यही इसका जादुई एक्सप्रेशन है, बोथ थिंग्स साइमल्टेनियस। पूरी तरह क्लियर है, इसमें कुछ भी अनक्लियर नहीं है, बिल्कुल अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ सारी बात रख दी गई है। अमित जायसवाल ने 2 बार एक प्रश्न लिखा है, गहनतम प्रेम में कैसे डूबा जाए,
कृपया बताएं अनंत श्री जी। तीसरी बार भी लिख देते अमित जायसवाल जी तो ये 3 वचन वाली बात हो जाती। 3 बार पूछ लिया। बुद्ध भी 3 बार अपना जवाब देते थे। इसका उत्तर ये है कि एक बार ही काफ़ी है, 2 बार कैसे में कोई बात बड़ी नहीं हो जाएगी। गहनतम प्रेम में कैसे डूबा जाए, पहले प्रेम में डूबा जाए। गहनतम की चिंता न करी जाए। नदी में जाओ, पहले किनारे डूबो, गहनतम में तो नदी खींच ही लेगी। नदी बह रही, वो डूबने वाले कब जाकर सबसे गहरी जगह पे जाकर डूबते हैं, कभी देखो, ऐसा तो होता नहीं। डूबो, जहां से मिल गया वहीं से डूबो। लगेगा ये तो घुटने भर पानी, उसी में डूबो। अरे चुल्लू भर पानी हो, उसी में डूबो। पर डूबो तो चुल्लू भर प्रेम मिल गया, चुल्लू भर प्रेम में डूब जाओ। चुल्लू भर प्रेम में डूबोगे, थोड़ी देर बाद वो झील जैसा प्रेम हो जाएगा, फिर वो नदी जैसा प्रेम हो जाएगा, फिर समंदर जैसा प्रेम हो जाएगा। जहां हो पहले वहीं से डूबो। किसी और के प्रेम में नहीं डूब सकते हो तो अपने प्रेम में डूब जाओ, अपने प्रेम में डूब जाओ। आज जाओ, शीशे के सामने खड़े हो, अपने को देखो प्यार से और उसके बाद सेलिब्रेट करो कि वाह कितना अच्छा संग साथ मिला हमें, अपना खुद का इतना अच्छा साथ मिला हुआ है। जिस दिन इतने प्रेम में डूबोगे, पाओगे किसी और का भी उतना अच्छा साथ मिल गया तुमको। फिर बात यहीं रुकेगी नहीं, आगे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर खतरे बढ़ जाएंगे। ठीक है।